पड़ोस से कुंती की माँ आई हुई थी। वह चाय बनाने लगी, कांच का गिलास निकालने लगी तो जाने कैसे गिलास हाथ से छूट कर टूट गया। माँ जी बोल पड़ी, बहुत ध्यान से बर्तन उठाया करो, महंगाई का ज़माना है, इतने पैसे नहीं हैं जो रोज़ रोज़ गिलास खरीद सकें। जब अपनी गृहस्थी जमाओगी तब पता चलेगा। बाहर वालों के सामने भी माँ जी चुप नहीं रह सकती। नीरा की आंखों में क्रोध और क्षोभ के आंसू आ गए। चाय देकर वह अपने कमरे में आकर लेट गई। उसने कभी अपने माँ बाप की नहीं सुनी और यहाँ दिन रात माँ जी की उल्टी सीधी बातें सुननी पड़ती है। रात खाने के समय नीरा ने देखा कि दही अभी ठीक से जमा नहीं है। माँ जी का बोलना फिर शुरू हो गया, तुमने बहुत ठंडे या बहुत गर्म दूध में खट्टा डाल दिया होगा, तभी तो नहीं जमा दही। अगर ध्यान से जमाती तो क्या अब तक दही जम न जाता। दीपक को तो दही बहुत पसंद है, पता नहीं तुम वहाँ भी दही ठीक से जमा पाती होगी या नहीं। बाबूजी बोल पड़े, ओहो, अब चुप भी रहोगी या बोलती ही जाओगी। तरी वाली सब्जी है, दही बिना कौन सा पहाड़ टूट रहा है। तुम्हें खाना हो तो हलवाई से ले आता हूँ। बहू पर बेकार में क्यों नाराज हो रही हो। माँ जी खिसिया कर बोली, लो और सुनो, बाप और बेटी पहले ही एक और थे, अब बहू को और शामिल कर लो गुट में। माँ जी के तो मुंह में जो आया बोलने लगती हैं, किसी का लिहाज नहीं। खाना खाकर वह कमरे में आई तो उसके मन में क्रोध भरा था। अब वह यहाँ हरगिज नहीं रह सकती। 2 माह जैसे तैसे काट लिए हैं, पर अब और नहीं रहा जाता। उसकी सहन शक्ति अब खत्म हो गई है। हर बात में टोका टाकी, भाषणबाजी, आखिर कहाँ तक सुन सकती है वह। कभी कपड़ों में नील कम है तो कभी बैगन ठीक से नहीं भुने हैं, कभी चाय में पत्ती ज़्यादा है तो कभी सब्जी में नमक कम। बिना वजह छोटी छोटी बातों में लंबा चौड़ा भाषण झाड़ देती हैं। बर्दाश्त की भी हद होती है। अब वह यहाँ और नहीं रहेगी। वह उठकर भैया को खत लिखने लगी। मायके में जाकर दीपक को भी पत्र डाल देगी कि भैया लेने आए थे, सो उनके साथ जाना पड़ा उसे। सुबह माँ जी की आवाज़ कानों में पड़ी, उठो बहू, सुबह हो गई है। वह उठने लगी तो उसे अचानक चक्कर सा आ गया। उसने उठने की कोशिश की तो कमजोरी के कारण उठा न गया। हल्की झुरझुरी सी चढ़ रही थी, सारा बदन टूट रहा था। वह फिर लेट गई और बोली, माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ तबीयत को। यह कहती माँ जी उसके कमरे में आ गई। माथे पर हाथ रखा तो वह चौंक गई। अरे तुम्हारा माथा तो भट्टी सा तप रहा है बहू। फिर वहीं से वह चिल्लाई, सुनो जी, जरा जल्दी इधर आओ, अब क्या आफत है। बाबूजी भुनभुनाते हुए कमरे में आ गए। बहू को तेज बुखार है, जल्दी से जरा डॉक्टर को बुला लाओ। बाबूजी तुरंत कपड़े पहनकर डॉक्टर को लेने चले गए। माँ जी नीरा के सिरहाने बैठकर उसका माथा दबाने लगी। ठंडे ठंडे हाथों का हल्का हल्का दबाव नीरा को बड़ा भला लग रहा था। कुछ ही देर में बाबूजी डॉक्टर को लेकर आ गए। डॉक्टर नीरा की अच्छी तरह जांच करके बोला, दवाएं मैंने लिख दी है, इस हालत में अधिक तेज कैप्सूल तो दिए नहीं जा सकते। किस हालत में। माँ जी पूछ बैठी। यह गर्भवती हैं। डॉक्टर बोला, बुखार ठंड से चढ़ा है, तुलसी अदरक की चाय पिलाती रहे, 2-1 दिन में बुखार उतर जाएगा। माँ जी के आगे एक नया रहस्य खुला। नीरा ने तो इस बारे में उन्हें बताया ही नहीं था। वह बड़बड़ाने लगी, अजीब लड़की है यह। अरे मैं सास सही, पर सास भी तो माँ होती है। ये आजकल की बहुएं भी बस घुन्नी होती हैं। एक हमारा ज़माना था, हमें बाद में पता चलता था और सास को पहले ही खबर हो जाती थी। रात माँ जी अपनी खाट नीरा के कमरे में ही ले आईं। रसोई का काम सिमी को सौंप दिया था, इसलिए अम्मा जी का आक्रोश उस पर बरसता। इतनी बड़ी हो गई है पर खाना बनाने की अक्ल नहीं आई। गोभी में पानी तैर रहा है और दाल इतनी गाढ़ी है कि गुठलियाँ बन गई हैं। 10 बार कहा है कि जरा अपनी भाभी के साथ हाथ बटाया करो, कुछ सीख जाओगी। पर ओहो माँ, शुरू हो गई तुम। एक तो खाना बनाओ, ऊपर से तुम्हारा भाषण सुनो। मुझसे खाना बनवाना है तो चुपचाप खा लिया करो, वरना खुद करो। माँ जी बड़बड़ाने लगी। इन बच्चों को तो समझाना भी मुश्किल है। माँ जी 2-2 घंटे बाद अदरक सौंफ वाला दूध लेकर नीरा के पास आ जाती, खुद अपने हाथों से उसे दवा देती, रात भर माथा छू छू कर उसका बुखार देखती। अपने प्रति माँ जी को इतना चिंतित देख नीरा हैरान थी। बड़बोली माँ जी के अंदर उसकी इतनी फिक्र है
और उसके प्रति इतना प्रेम है, आज तक कहाँ समझ पाई थी वह तो माँ जी के बोलने और टोकने पर ही सदा खिंचती रही। नीरा 4-5 दिन बुखार की चपेट में रही। माँ जी बराबर उसके सिरहाने बनी रही। उसे दवा, दूध, चाय, खिचड़ी आदि सब अपने हाथों से देती थी। कई बार नीरा को लगता जैसे उसकी ही माँ सिरहाने बैठी है। उसका बुखार उतर गया था, पर माँ जी उसे अभी ज़मीन पर पाँव नहीं रखने देती थी कि कहीं कमजोरी से दोबारा बुखार न चढ़ जाए। दोपहर पड़ोस से रम्मो चाची उसका हाल पूछने आई थी। उसके माथे पर हाथ रख कर बोली, माथा तो ठंडा पड़ा है, बुखार तो नहीं है। नीरा ने जवाब दिया, हाँ कल से बुखार नहीं है। बाद में माँ जी और रम्मो चाची बाहर आंगन में बैठकर बातें करने लगीं। रम्मो चाची बोली, आजकल की बहुएं भी फूल सी नाजुक होती हैं। हम भी तो इस भरी सर्दी में काम करते हैं, पर हमें तो कभी ताप नहीं चढ़ता। ये तो बस छुई मुई सी हैं। फिर फुसफुसा कर बोली, अरे बहू को बुखार भी है या यूं ही बहाना किए पड़ी है। तभी माँ जी का तीव्र स्वर सुनाई दिया, बस करो रम्मो, तुम्हारा दिमाग भी कभी सीधी राह पर नहीं चला। तुमने कभी अपनी बहुओं के दुख दर्द को समझा नहीं। तुम्हें तो सब कुछ बहाना ही लगता है। यह मत भूलो कि बहुएं भी हाड़ मांस की बनी हैं। मैंने तो नीरा और सिम्मी में कभी फर्क नहीं माना है। तुम भी अगर यह बात समझ लो तो तुम्हारे घर की रोज की चकचक खत्म हो जाए। रम्मू चाची खिसियानी सी हो गई। मैंने जरा सा क्या बोला, तुमने तो पूरी रामायण बाँच दी। यूं ही बात से बात निकली थी तो मैं बोल पड़ी थी। आज तो बोल दिया, आगे से मेरी बहू के बारे में यूं न बोलना। माँ जी के अंदर अब भी आक्रोश था। नीरा लेटी लेटी हैरानी से माँ जी की बातें सुन रही थी। सचमुच वह माँ जी को जान ही कहाँ पाई। दीपक ठीक ही कहते थे, मुँह से माँ जी चाहे बकझक कर लें, पर मन तो उनका साफ पानी सा निर्मल है। इस बीमारी में उन्होंने उसका जितना ख्याल रखा, उसकी अपनी माँ भी शायद इस तरह न रख पाती। और फिर माँ जी सिर्फ उसी को तो नहीं बोलती, सिमी और बाबूजी भी माँ जी की टोका टाकी से कहाँ बच पाते हैं। यह तो माँ जी का स्वभाव ही है। वैसे इस उम्र में आकर औरतें अक्सर इस स्वभाव की हो ही जाती हैं। उसकी माँ भी तो कितना बोलती है, पर फर्क सिर्फ यह है कि वह माँ है और यह सास है। उनका कहा वह इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देती थी और सासू माँ का कहा गांठ बांध कर रख लेती है। अभी तक उसने सिक्के के एक ही पहलू को देखा था, दूसरा पहलू तो अब देखने को मिला, जिसमें ममता और प्रेम भरा है। नीरा उठी, मेज पर रखे भैया को लिखे खत को उठाया और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिए। मायके जाने का विचार उसने छोड़ दिया। दीपक के आने तक वह माँ जी के साथ ही रहेगी। माँ जी का दूसरा ममतापूर्ण और करुणामय रूप देखकर अब इस घर से जाने की इच्छा ही नहीं उसे। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले कहानी वाले वीडियो में। धन्यवाद।